नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। राहुल गांधी ने संसद में सीधा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश को सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर चला रहे हैं। हालांकि उन्होंने उन 4 लोगों के नाम नहीं लिए जिनकी तरफ उनका इशारा था, लेकिन कृषि कानूनों पर हमला करते हुए ये जरूर कहा कि इन कृषि कानूनों से किन पूंजीपतियों को फायदा होंगे। राहुल मुख्य तौर पर कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। राहुल गांधी ने संसद के बजट सत्र के दौरान आज कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी के उस बयान का जवाब दिया जिसमें पीएम ने कहा था, अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी नए कृषि कानूनों के रंग से ज्यादा उनके इंटेंट और कंटेंट पर चर्चा करती। राहुल ने कहा, कल सदन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें इन कानूनों के कंटेंट और इंटेंट पर बात करनी चाहिए थी, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए आज मैं कृषि कानूनों के कंटेंट और इंटेंट पर ही बात करूंगा। राहुल ने कहा कि पहले कानून का इंटेंट ये है कि देश में कहीं भी खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों की असीमित खरीद हो सकती है। यदि खरीद देश में कहीं भी असीमित है तो मंडियों में कौन जाएगा? पहले कानून की सामग्री क्या है? मंडियों को खत्म करो। राहुल गांधी ने दूसरे कृषि कानून को लेकर कहा कि दूसरे कानून की सामग्री ये है कि बड़े व्यवसायी जितना चाहें उतना अनाज, फल और सब्जियां स्टोर कर सकते हैं, वे जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। दूसरे कानून की सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करना है। ये भारत में असीमित जमाखोरी को शुरू करने के लिए है। कांग्रेस नेता ने लोकसभा में तीसरे कृषि कानून को लेकर कहा कि तीसरे कानून की सामग्री ये है कि जब कोई किसान अपनी फसलों की सही कीमत मांगने के लिए भारत के सबसे बड़े व्यापारी के सामने जाता है तो उसे अदालत में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राहुल ने कहा, जब ये कानून लागू होंगे तो उस देश के किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों का धंधा बंद हो जाएगा। इससे किसानों के खेत चले जाएंगे, उसे सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी और सिर्फ हम दो हमारे दो इस देश को चलाएंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आज कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने अमित शाह पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मानसिकता और धमकी भरा व्यवहार उनकी पोजीशन के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप मुझे गाली तो दे सकते हैं, मेरी अनदेखी नहीं कर सकते। बता दें, अमित शाह ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा था कि बंगाल में जय श्री राम बोलना आपने गुनाह कर दिया। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? शाह ने कहा था कि मैं आपको वादा करता हूं कि जब तक चुनाव खत्म होंगे ममता दीदी भी जय श्री राम कहने लगेंगी। शाह ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने अब तक 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक बार हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो इन हत्यारों को जेल भेजेंगे। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि किसानों को लूटने के बाद आप मुझे मेरे धर्म का पालन नहीं करने दे रहे हो। दंगे कराने के बाद आप बंगाल चाहते हो। मैं इन लोगों के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। ममता ने कहा कि ईमानदारी से खेलिए, मैं इस खेल के लिए तैयार हूं। देखना चाहती हूं कि आप कितने गोल कर पाते हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय की ओर से दोनों देशों के सैनिकों के पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से वापस लौटने को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों पक्ष अपनी सेनाओं की ओर से की जा रही गतिविधियों को स्थगित रखेंगे और पिछले साल के गतिरोध से पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चीन के साथ कई दौर की वार्ता के बाद भारत ने कुछ नहीं खोया है और कई मुद्दों पर अभी वार्ता की जानी है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि दोनों ओर से सैनिकों को हटा लिया जाए। भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत क्यों अपनी ही सरजमी से पीछे हट रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय सेना जहां पहले फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, उसको अब फिंगर 3 पर वापस बुलाया जा रहा है। मतलब 3 से लेकर 8 तक अपनी ही जमीन को बफर जोन बनाया जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा, क्या यह एलएसी को बदलना नहीं हुआ? सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार इसका कारण बताएगी क्या कि वो क्यों भारत की जमीन को बचाने में नाकाम साबित हो रही है। रणदीप सुरजेवाला बोले कि देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री चीन को लेकर सच्चाई बताने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं।
भारत और चीन की सेनाओं के पैंगोंग त्सो झील से पीछे हटने को कुछ लोग भारत की जीत के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ का कहना इससे विपरीत है। भारतीय सेना के पूर्व कर्नल और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ अजय शुक्ला का कहना है कि पैंगोंग सेक्टर में सेनाओं के पीछे हटने को लेकर और झूठ बोले जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जो हुआ है वो ये है कि कुछ हथियारबंद गाड़ियां और टैंक पीछे भेजे गए हैं, सैनिकों की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चीन को फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करने का अधिकार दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि LAC जो पहले फिंगर 8 पर थी, अब अंदर आकर फिंगर 4 पर शिफ्ट हो गई है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि चीन की सेना के बयान में देखा जा सकता है कि उसने केवल पैंगोंग झील से पीछे हटने की बात कही है, जबकि चीन ने डेप्सांग समेत कुछ और सेक्टरों में भी कब्जा कर रखा है। इस इलाके को लेकर कमांडर स्तर की वार्ता होनी अभी बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने यह कहीं नहीं कहा है कि वो अप्रैल 2020 जैसी स्थिति पर लौट रहे हैं, लेकिन भारत की मीडिया ने स्पिन दे दिया है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में साफ कहा है ये डील चीन के लिए ही हर ओर से जीत वाली है, क्योंकि एक तो ये डील केवल पैंगोंग को लेकर हुई है, दूसरी ये कि विवाद फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच था, लेकिन इस डील के बाद भारत के उस इलाके को भी बफर जोन बना दिया गया है जो कभी विवादित था ही नहीं, और भारत अब अपनी ही सीमा से फिंगर 2-3 की ओर लौट रहा है। भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यथास्थिति नहीं तो शांति नहीं। क्यों भारत सरकार हमारे जवानों के बलिदान को अपमानित कर रही है और हमारी जमीन को हाथ से जाने दे रही है। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू से पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में दीप सिद्धू ने पुलिस को बताया है कि वह इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि उसकी जान को खतरा था। सिद्धू ने कहा कि वह इस बात से डरा हुआ था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि किसान नेताओं ने गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा का पूरा दोष उसके मत्थे मढ़ दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस मामले से जुड़े एक पुलिस अफसर ने कहा कि सिद्धू ने बताया है कि लाल किले और ITO की ओर ट्रैक्टर मार्च जाने की घटना अचानक नहीं हुई थी। इस रैली से 15 दिन पहले पंजाब और सिंघू बॉर्डर में आंदोलन कर रहे किसान नेता कह रहे थे कि वे नई दिल्ली, संसद, इंडिया गेट और लाल किले तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वह सिद्धू के द्वारा कही गई बातें कितनी सच हैं, इसकी जांच करेगी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायतें जारी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में हुई महापंचायतों के बाद गुरुवार को लुधियाना के जगरांव में महापंचायत बुलाई गई। इसमें बड़ी संख्या में किसानों के साथ ही आम लोग जुटे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। महापंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन में 250 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। सरकार ये प्रचार कर रही है कि किसान गेहूं की फसल बोने वापस पंजाब चले जाएंगे, लेकिन हमें दिल्ली में चल रहे धरने को और मजबूत करना है। वहीं राजस्थान के जनपद अलवर में भी महापंचायत हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर काफी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग भारत में हिंसा, वैमनस्यता और फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जाएगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया साइट्स को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि मैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप से विनम्रता पूर्वक कहता हूं, आपके भारत में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आप बिजनेस कीजिए और पैसे कमाइए, लेकिन आपको भारत के संविधान का पालन करना होगा। आधार कार्ड सिस्टम में खामियां बताने को लेकर चर्चा में रह चुके फ्रेंच साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, जो कि ट्विटर पर एलियट एंडरसन के नाम से हैं, ने कू ऐप को लेकर कहा है ये सेफ नहीं है। फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर ने कहा कि कू ऐप सेफ नहीं है और इससे यूजर्स के पर्सनल डेटा लीक हो रहे हैं। इनमें ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ जैसे डेटा शामिल है। इसके अलावा इस ऐप का चीनी कनेक्शन भी बताया गया है। इस ऐप में चीन की एक कंपनी इन्वेस्टर है। हालांकि ऐप के फाउंडर कह रहे हैं कि चीनी निवेशक बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी निकल रहे हैं की बात है, निकले नहीं हैं। इसके अलावा इस ऐप के डोमेन को लेकर भी चर्चा है। बता दें, भारत में बने इस देसी ट्विटर ऐप कू को लेकर काफ़ी चर्चा है। भारत सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी नेता भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का आरोप लगाकर जिन तथाकथित अर्बन नक्सल को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक रोना विल्सन के लैपटॉप से छेड़छाड़ की गई। लैपटॉप को हैक कर बाहर से आपत्तिजनक सामग्रियां उसमें ट्रांसफर की गईं और उसे जानबूझकर फंसाया गया।
लैब रिपोर्ट के मुताबिक एक वायरस के जरिए इस लैपटॉप में कई दस्तावेज रखे गए थे। इनमें वो विवादित पत्र भी हैं जिसमें कथित तौर पर रोना विल्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश के लिए हथियार जुटाने पर चर्चा की है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खबर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि उसने 3 स्वतंत्र एजेंसियों से अलग अलग जांच कराई और इस आरोप को सही पाया। आर्सेनल कंसल्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में साइबर हमला कर लैपटॉप में आपत्तिजनक सामग्री बाहर से डालने की पुष्टि की है, लेकिन ये नहीं बताया है कि यह काम किसने किया है। हैकर रोना विल्सन के लैपटॉप को 22 महीने तक कंट्रोल कर आपत्तिजनक सामग्रियां भेजता रहा। हैकर ने नेटवायर नाम के मेलवेयर यानी वायरस का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए पहले विल्सन की जासूसी की गई और फिर बाद में मेलवेयर के जरिए दूर से ही कई फाइलें डाली गईं, जिनमें सबूत के तौर पर पेश किए गए 10 दस्तावेज भी शामिल हैं। इन्हें एक फोल्डर में रखा गया था जिसे हिडन मोड यानी छुपा हुआ बनाया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रोना विल्सन के लैपटॉप में सबूत प्लांट किए जाने के आरोपों से इनकार किया है। एनआईए की प्रवक्ता जया कुमार ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि विल्सन के लैपटॉप से छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विल्सन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।